वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। नो डाउट हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, बट मिल रहे हैं और एक बार फिर से इस यात्रा को शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ हमने जो गोल्स तय किए होते हैं या जहाँ पर हम जाना चाहते हैं उसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन उससे निकल करके ही आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। तो कुछ ऐसी ही समस्याएं कह सकते हैं कि जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं रह पाया। एनीवे, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं, इस अपनी यात्रा को एक बार पुनः शुरू करते हैं और शुरुआत करती हूँ आज सीटेट और टीटी और बीएड के कोर्स में पूछा जाने वाला कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है। ये बीएड में भी पूछा जाता है, सीटेट के भी एग्जाम में पूछा जाता है, टीटी में भी पूछा जाता है और शायद कोई भी जो आपका टीचर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में कोहलबर्ग को निश्चित रूप से पूछा जाता है। ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और अब बीएड का भी एग्जाम पेंडिंग है जो कि अभी होना है, तो ये बीएड में भी पूछा जाने वाला एक चैप्टर है और एक बहुत जिसको आप कहेंगे आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी हुई है उससे ही प्रेरित है। अगर हम ये कहें कि उससे प्रेरित है तो गलत नहीं होगा। तो आज हम लोग बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। लॉरेंस कोहलबर्ग जिनको हम जानते हैं, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और 25 अक्टूबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। और अगर आप इसको ऐसे समझ के देखेंगे कि ये इनकी जो थ्योरी थी इसमें इन्होंने जीन पियाजे की थ्योरी को ही आगे बढ़ाया था, या ये कहें कि इनकी थ्योरी में कहीं ना कहीं हमें जीन पियाजे का आधार मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। तो इनका कुछ एक ऐसा भाग है जो कि पियाजे की थ्योरी से, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से या संज्ञानात्मक विकास की जो जीन पियाजे की थ्योरी थी उससे ये प्रेरित है। तो कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहली बात जो निकल करके सामने आती है कि मॉरलिटी आखिर है क्या, नैतिकता क्या है। जो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि वो नैतिकता क्या है, मोरालिटी क्या है, किसको हम कहें नैतिक या किसको हम कहें नैतिकता। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज का सिद्धांत समझ रहे हैं तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जिस मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग दे रहे हैं तो आखिर वो मॉरल डेवलपमेंट है क्या, मॉरलिटी है क्या, नैतिकता क्या है। तो आप नैतिकता को इस तरीके से समझ सकते हैं, जीवन में हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, ठीक है, और कई बार हमें लगता है कि ये ठीक है या कोई दूसरा ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा एक फोकस होता है, हमारा एक माइंड सेट होता है कि हम वही निर्णय लें या हम उस रास्ते पर चले जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या इसमें एक समाज की अनकही सी जो है, दूसरे शब्दों में आप कहें कि समाज की एक अनकही सी रजामंदी हो, एक्सेप्टेंस हो समाज के द्वारा। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कुछ कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज, डिसीजन में हमारे कुछ ऐसी चीजें हो जिसका कि कोई भी विरोध ना करे। और दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता कुछ ऐसा डिसीजन हमें लेने के लिए प्रेरित करती है जो किसी को भी हानि ना पहुंचाए। ऐसी बहुत सारी चीजों से मिल करके हम किसी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं, ठीक है, और उसको हम नाम देते हैं नैतिकता, ठीक। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हमारा कोई डिसीजन होता है उसको लेने के पहले कुछ एक सिद्धांत, कुछ एक नियम, कुछ एक कायदे कानून हमारे बैक ऑफ द माइंड जो है वो वर्क करते हैं और उन्हीं के आधार पर हम कुछ डिसीजन अपने जीवन के लेते हैं। कुछ नहीं लेते, बल्कि ये कहूँ कि सभी डिसीजन लेते हैं तो शायद गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से वो जो सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर हम कोई निर्णय लेते हैं, वो जो प्रिंसिपल जिनके आधार पर हम अपने जीवन का कोई भी डिसीजन लेते हैं,
वो कहीं ना कहीं मॉरालिटी से प्रेरित होता है या नैतिकता से प्रेरित होता है। तो अगर हम ये कहें कि सही क्या है और गलत क्या है, इस निर्णय को लेने की जो पावर होती है, इस निर्णय को लेने की जो शक्ति होती है, इसके पीछे जो सिद्धांत या जो नियम का काम करता है, उसको हम नैतिकता का नाम दे सकते हैं। तो ये तो है नैतिकता। अब कोहलबर्ग ने इस पे क्या काम किया, कोहलबर्ग की नैतिक जो विकास है इस पर इन्होंने क्यों काम किया, क्या काम किया। तो कोहलबर्ग ने क्या किया कि उन्होंने कुछ सैंपल लिए। किस प्रकार के सैंपल लिए, इस प्रकार के सैंपल लिए कि उन्होंने कुछ बच्चों को नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब कुछ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स उन्होंने बहुत सारे बच्चों को दे दी। और प्रॉब्लम्स कैसी थी, वो प्रॉब्लम्स थी दुविधाओं की प्रॉब्लम। अब दुविधाएं क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिलेमा। तो डिलेमा क्या है, दुविधा है। दुविधा कैसी दुविधा कि जब हम निर्णय ना ले पाए, ये ठीक है या ये ठीक है, कभी हमें दोनों ठीक लगता है, कभी हमें दोनों गलत लगता है, या कोई कम गलत और कोई ज्यादा गलत लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा निर्णय ले पाना अत्यंत दुरूह होता है, अत्यंत कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम क्या निर्णय लें, आखिर क्या चॉइस करें। तो इस पर काम किया कोहलबर्ग ने। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया कि बच्चों को उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स दे दी, कुछ इस प्रकार के डिलेमा दे दिए, अलग अलग प्रकार की उनको दुविधाएं दे दी, ठीक है, अलग अलग प्रकार की उनको समस्याएं दे दी। और उसके बाद उनसे उन समस्याओं से निकल करके आने के लिए कोहलबर्ग ने उन बच्चों से कहा। अब जितने प्रकार के बच्चे थे, उन्होंने सबने अलग अलग तरीके का उस प्रॉब्लम पर रिएक्ट किया, अलग अलग तरीके के निर्णय लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके और हमारे पास किसी प्रकार का की कोई समस्या हो, तो जैसा आप निर्णय लेंगे वैसा मैं नहीं लूंगी, जैसा मैं लूंगी वैसा और कोई नहीं लेगा। तो अलग अलग तरीके के स्थितियों में, सिचुएशन पर हमारे जो डिसीजन होते हैं वो भी वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक सिचुएशन में सभी अलग अलग निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संज्ञानात्मक विकास, जिसकी मैं बात कर रही थी जीन पियाजे की, तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो डिसीजन होता है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास से प्रेरित होता है। तो इन्होंने कहा कि जब बच्चों ने अलग अलग प्रकार के डिसीजन लिए, तो इन्होंने कुछ निर्णय निकाले, कुछ निर्णय मतलब कंक्लूजन निकाले। उनके निर्णयों के आधार पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार के बच्चे रिएक्ट करते हैं, और उसको उन्होंने एक सिद्धांत या एक नियम बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग इनके मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के रूप में जानते हैं, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की स्टेजेस, जिसको हम लोग कहें लेवल्स बताए थे, और ये 6 टाइप्स की जो है स्टेजेस इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की थी। और जो 3 प्रकार के लेवल हैं, ये 1, 2, 3, ये जो 3 प्रकार के 3 टाइप्स के जो लेवल हैं, इसमें हर एक में 2-2 प्रकार के स्टेजेस हैं। मतलब इसका मतलब कुल मिलाकर के 6 जो है इसकी स्टेजेस हो गई। तो बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है, तो आपसे जब लेवल पूछ रहा हो वो, तब आप मान करके चलिए कि ये 3 प्रकार के लेवल की बात हो रही है, जो स्टेजेस की बात हो रही है वो ये 6 प्रकार के स्टेजेस की बात हो रही है। तो अलग अलग प्रकार की मैं डिलेमा की बात कर रही थी, तो उन्होंने बच्चों को अलग अलग प्रकार की दुविधाएं दी, अलग अलग प्रकार के डिलेमा दिए, और ये देखा कि बच्चे उस पर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, और उनके रिएक्शन के आधार पर उन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया। इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी कहूंगी, और एक आपको बताना भी आवश्यक है, एक हाइंस डिलेमा की उन्होंने बात कही थी। जो हाइंस है, वो हाइंस एक नाम है और एक जर्मन व्यक्ति है, और हाइंस डिलेमा में ये बताया उन्होंने कि एक ये जो हाइंस है, इसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, ठीक है, और उसको दवाई की नीड थी, उसे दवाई चाहिए थी, बट वो कहीं पर भी वो दवाई अवेलेबल नहीं हो रही थी, कहीं पर भी वो मेडिसिन नहीं मिल रही थी, और पत्नी की हालत जो है डे बाय डे और ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी। फिर उसे पता चला कि भाई एक मेडिकल स्टोर है या एक व्यक्ति है जिसके पास वो दवाई अवेलेबल है, तो ये वहाँ पर गया, ठीक है।
जो हाइंस था वो वहाँ पर गया और उसने कहा कि भाई मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे मेडिसिन की नीड है। तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति की उस मेडिसिन पर जो है एक एकाधिकार था, एक मोनोपोली थी। उसका कहना था कि मतलब आप इसको ये मान के चलिए कि वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो कहीं पर भी मिल नहीं रही थी वो मेडिसिन, और उस व्यक्ति के पास ही थी, क्योंकि वो सारे उसके अधिकार जो है उसी के पास थे। तो उसने क्या किया कि उसके बहुत सारे उसने पैसे मांगे उससे, हाइंस से उसने उस मेडिसिन के बहुत सारे पैसे मांगे, मतलब अनाप शनाप पैसे, जितने की वो थी उससे बहुत ज़्यादा पैसे उसने मांगे। तो अब हाइंस के सामने बड़ी समस्या थी, उसके पास पैसे थे नहीं, लेकिन वो अपनी वाइफ को भी बचाना चाहता था, प्रॉब्लम से बाहर लाना चाहता था, उसको क्योर करना चाहता था। अब उसके सामने एक अजीब सी दुविधा आई, एक अजीब सा डिलेमा उसके सामने आया कि वो क्या करे। तो फाइनली उसने क्या किया कि जब उसकी दुकान बंद हो गई तो उसके बाद उसने उस दुकान का शटर तोड़ करके और लॉक खोल ताला वगैरह तोड़ करके जो है उसने चोरी करी और उसने अपनी वाइफ को बचा लिया। अब ये जो क्वेश्चन थी, ये जो कहानी थी हाइंस की, ये उन्होंने कोहलबर्ग ने बहुत बच्चों को सुनाई, बताई और ये कहा कि भाई अब ये बताइए कि इसमें किस प्रकार का रिएक्शन, किस प्रकार का इसमें निर्णय लिया जाना जो है उचित है। अब हर एक प्रकार के बच्चे थे तो उन्होंने भी अपने अलग अलग प्रकार के निर्णय हमारे सामने प्रस्तुत किए। किसी ने कहा कि भाई ये तो गलत है, नैतिकता को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, अगर उसे दवाई चाहिए थी तो उसे और रिक्वेस्ट करी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सारी चीज़ों से बाहर बात आ गई थी। कुछ ने कहा नहीं, उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उस समय उसकी जो प्रायोरिटी थी अपनी वाइफ की लाइफ को क्योर करने की थी, इसलिए उसने जो भी उस समय डिसीजन लिया वो ठीक लिया। अब ये ऐसी दुविधा थी, और दुविधा भी कैसी दुविधा, इसे कहते हैं मॉरल डायलेमा, मतलब नैतिकता की दुविधा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में किसी ने कहा हाइंस ने ठीक किया, किसी ने कहा हाइंस ने गलत किया, किसी ने कहा कि ये तो बिल्कुल मतलब वर्स्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो जितने लोग उतनी बातें, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस सामने आ रहे थे। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपके सामने रखी जो कोहलबर्ग ने अपने बच्चों को बताई। उन्होंने कई प्रकार की दुविधाएं उनके सामने रखी, लेकिन जो हाइंस का डिलेमा था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये कई बार। तो हाइंस का डिलेमा मैंने इसलिए आपको बताया कि उन्होंने ये कहानी भी बच्चों के सामने प्रस्तुत की थी और बच्चों ने इस पर अपने विचार रखे थे। तो इस तरीके की कई सारी कहानियों के आधार पर मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग ने तैयार की, और इन्होंने कहा कि अगर हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आखिर ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, एक बच्चा किस प्रकार से नैतिकता से संबंधित किसी दुविधा में होता है तो वो निर्णय ले पाता है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के लेवल होते हैं या 3 प्रकार के स्तर होते हैं। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम लोग कहेंगे पूर्व परंपरागत। ठीक है, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल लेवल पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा कन्वेंशनल लेवल परंपरागत स्तर और पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के स्तर की उन्होंने बात कही और प्रत्येक के अंदर दो जो है स्टेजेस की बात कही। तो अब पूर्व परंपरागत क्या है, जिसको हम लोग प्री कन्वेंशनल कह रहे हैं, पूर्व परंपरागत क्या है। अब देखिए, जब भी हम पूर्व परंपरागत की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रारंभिक स्तर है कि जहां पर पहली चीज तो, हाँ एक चीज मैं मिस कर गई, पहली चीज तो आप ये मान करके चलिए, इसमें जो है बच्चे की एज है लेस देन 10। ठीक है, मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल पर बच्चे की एज है लेस देन 10, मतलब 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष तक। कन्वेंशनल लेवल में 10 से ऊपर आ गई और किशोरावस्था तक, पूर्व किशोरावस्था की हम बात करते हैं, ये लेवल है कन्वेंशनल लेवल। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है वो उत्तर किशोरावस्था या जो पहले की किशोरावस्था के बाद का समय। ठीक है, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की या पूर्व परंपरागत स्तर की। अब
परंपरागत स्तर की अगर हम बात करते हैं, और किस आधार पर बात करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट के आधार पर, कि अगर किसी के सामने कोई मॉरल डिलेमा उत्पन्न होता है, उसके सामने कोई नैतिकता से संबंधित कोई दुविधा आती है, तो उस पर कैसा रिएक्शन होना चाहिए। और हम ये बात कर रहे हैं लेस देन 10, मतलब लेस देन 10 मतलब 10 वर्ष से कम, ये जो लेवल होता है 10 वर्ष से कम के बच्चों पर, ये प्री कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है। अब आप थोड़ा सा सोच करके देखिए, अगर हम लेस देन 10 की बात कर रहे हैं, तो उस स्तर पर बच्चों के सामने कौन सी ऐसी मॉरल डिलेमा की कंडीशन आ सकती है, कौन सी ऐसी मॉरल सिचुएशंस आ सकती हैं जो उसको निर्णय लेने में प्रभावित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस स्तर पर जो है एक बच्चा जो है वो दो स्थितियों के आधार पर, मुख्य रूप से दो स्थितियों के आधार पर उन्होंने कहा कि उसकी नैतिकता प्रभावित होती है और उसके डिसीजन जो होते हैं वो ले पाता है। सबसे पहला इन्होंने कहा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट मतलब आज्ञा मानना और दंड। तो आज्ञा और दंड का बहुत बड़ा रोल होता है एक 10 वर्ष तक के बच्चे के लिए। अगर वो कोई भी बात, अगर उसके मदर फादर ने कही, उसके किसी बड़े ने कही या उसके टीचर ने कही, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए नैतिकता क्या है? उसके लिए नैतिकता वही है जो उसको आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, अगर किसी बच्चे को उसकी माँ ने या उसके घर के किसी बड़े व्यक्ति ने ये बताया है कि तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या इस तरह से बोलना चाहिए, इस प्रकार से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इट मीन्स कि वो आज्ञा मान रहा है, उसके पास अपनी कोई भी ऐसा थॉट नहीं है, उसका अपना कोई भी ऐसा अभी संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो अपना कोई डिसीजन ले पाए। तो उसके लिए नैतिकता क्या होगी? उसके लिए नैतिकता होगी सिर्फ आज्ञा पालन करना, मतलब अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना, वही उसके लिए नैतिकता। उसे नहीं पता कि जो मेरे बड़े भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। उसके लिए नैतिकता वही है जो उसके बड़ों ने कही, उसके टीचर ने कही, उसके घर के लोगों ने कही, उसके बड़े भाई ने कही, माँ ने कही, दादी दादा ने कही, जिसने भी कही, तो वो सिर्फ आज्ञा मानता है। इट मीन्स कि वो उस नैतिकता के स्तर को प्राप्त करता है। फिर आता है आपका ओबीडियंस और नेक्स्ट वर्ड आया था पनिशमेंट। अब पनिशमेंट क्या? अब उसके लिए नैतिकता कैसे निर्धारित हो रही है? एक तो ये हुआ कि उसने आज्ञा मानी, और इसका मतलब है उसके लिए नैतिकता वही है कि जहां पर किसी ने कुछ कहा और उसको मानना है, क्योंकि वो 10 वर्ष से कम है, बच्चा है। तो एक बच्चे से हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि जो भी किसी ने उससे कुछ कहा तो वो उसको ओबे करे, माने उस चीज को। तो ये, लेकिन पनिशमेंट, जब भी उसने कोई ऐसा काम किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए, बड़ों के आधार पर उसे नहीं करना चाहिए, तो उसे पनिशमेंट मिलती है, उसे दंड मिलता है। अब जब उसे दंड मिलता है, अब उसके माइंड में ने क्या थॉट क्रिएट किया? उसके माइंड ने ये थॉट क्रिएट किया, ये काम मुझे नहीं करना है क्योंकि ये काम को करने पे मुझे पनिशमेंट मिली, मुझे दंड दिया गया। तो अब उसके लिए एक नैतिकता का मानदंड जो है एक सेट हो गया उसके दिमाग में, उसकी एक मॉरलिटी थोड़ी सी क्लियर हो गई कि जिस काम को करने से मुझे पनिशमेंट मिलती है वो काम गलत है। ठीक, तो अब ऐसी कंडीशन में अब ऐसी कंडीशन में बच्चे के लिए कहीं ना कहीं आज्ञा मानना और दंड, ये दोनों जो है उसके नैतिकता से संबंधित निर्णय को लेने के लिए उसे प्रिपेयर करते हैं, उसे तैयार करते हैं। अब यहाँ पर उसके सामने यदि कोई भी दुविधा होती है तो वो कैसे निर्णय लेगा? ये मुझे इस बात को मानना है, मतलब मुझे इस बात को मानना है क्योंकि मेरे से बड़े ने या किसी ने मुझसे कहा है और इसे मानना ही मेरी नैतिकता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा, मैंने इसके पहले जब ऐसा काम किया था तो मुझे पनिशमेंट मिली थी, इसलिए मुझे ये कार्य नहीं करना है,
ये उसकी नैतिकता का निर्धारण हो गया, ये उसके प्रतिमान जो है सेट हो गया उसके मस्तिष्क में। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो 10 वर्ष से कम तक के बच्चों का जो नैतिकता होती है, यहाँ पर मैंने कहा प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, तो यहाँ पर उसके पास अपना कोई थॉट नहीं है, अभी उसका इतना मेंटल लेवल नहीं है जहां पर वो निर्णय को ले पाए, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ आज्ञा और दंड के आधार पर अपनी नैतिकता का निर्धारण करता है, या हम ये कहें आज्ञा और दंड के आधार पर उसकी नैतिकता का निर्धारण हो जाता है। सेकेंड आता है आपका ईगोसेंट्रिसिटी या अहम केंद्रित, ठीक, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, और एक और सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। अब ये किसी भी, जैसे सीटेट के एग्जाम में आपसे किसी भी रूप में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए कुछ टर्म्स को मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप उसको एज इट इज जैसे वो बोले जाते हैं आप उसको उसी तरीके से समझिए, उसी तरीके से याद करिए, क्योंकि अगर आप हर एक चीज का अगर हिंदी एस्पेक्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। तो इसलिए ईगोसेंट्रिसिटी, जहां पर हम अहम केंद्रीकरण की बात करते हैं, तो ईगोसेंट्रिसिटी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा, है ना, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, उसकी पुरस्कार उसका मिलता है, तो रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, और म्यूचुअल एक्सचेंज, यहाँ ये भी मैं आपको बताऊंगी आपसी जो है हस्तांतरण किस तरीके से, क्या मतलब चेंजेस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर मैं भी आपको बताऊंगी। तो अब ये मोर और लेस ये सारी चीजें एक ही है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जहां पर हम अहम केंद्रीकरण कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक 10 वर्ष के बच्चे में एक अपना थोड़ा थोड़ा ईगो उसका डेवलप हो रहा होता है। अब ईगो जो उसका डेवलप हो रहा होता है, तो वहां पर उसके अंदर होता क्या है, वो कुछ घटनाओं, कार्यों, मान्यताओं के बारे में एक कुछ उसके दिमाग में एक उलझी सी सोच डेवलप होती है उसका, कुछ, चूंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टाइम है, तो उसके मन में कुछ उलझी सी सोच डेवलप हो रही होती है, और वो कभी डिसीजन ले पाता है और कभी नहीं ले पाता है। लेकिन इन्हीं के बीच में जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो कैसे डिसीजन लेता है, वो क्या करता है, वो देखता है कि जिस कार्य को करने में उसे रिवॉर्ड मिला है, ठीक है, उसे कुछ पुरस्कार मिला है, अच्छा कहा गया उसको, कुछ फ्रेजल सेंटेंसेस कहे गए, कुछ बेहतर उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, तो वो उसके लिए रिवॉर्ड है। तो ये रिवॉर्ड ओरिएंटेशन होता है, मतलब अगर कोई बच्चा कुछ भी, अगर वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये तो बड़े पहचानते हैं, लेकिन अगर उसने कुछ गलत करने पर भी क्यों ऐसा होता है कि एक बच्चा अगर बचपन से ही उसकी चोरी करने की आदत है, या वो यहाँ वहां से कोई भी छोटा सा सामान उठा लेता है और उसको रिवॉर्ड मतलब पनिशमेंट नहीं मिलता, तो वो क्या सोचता है कि मुझे पनिशमेंट नहीं मिला, यहीं पर मैं पनिशमेंट की बात करी तो उसे पनिशमेंट नहीं मिला, और उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, बल्कि वो जो भी चीज कहीं से भी लाया है, वो चोरी करके लाया, वो उठा करके लाया, कुछ भी करके लाया, तो उसको किसी ने नहीं कहा और इजी वे में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो क्या होता है, वो उसके लिए रिवॉर्ड का काम किया, उसने जो उसने गलत किया था वो उसके लिए रिवॉर्ड का काम किया, और इस रिवॉर्ड ने उसके दिमाग में एक थॉट क्रिएट कर लिया कि भाई ये चोरी करना जो है वो गलत नहीं है, ठीक है, हम किसी भी का भी कोई सामान अगर उठा लेते हैं तो वो गलत नहीं है। अब ये थॉट यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा उसका, अगर उसको इस जगह पर रोका नहीं गया तो उसके लिए नैतिकता की मायने बदल जाएंगे, उसके लिए चोरी करना पाप नहीं होगा, जो कि हम लोग बच्चों को बचपन से बताते हैं, या झूठ बोलना गलत बात है, ऐसी सारी चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि इसी जगह से उसको बल मिल गया, अपने मॉरल जो उसका डेवलपमेंट हो रहा था वो कुछ दूसरे तरह से सोचने लगा और उसको रिवॉर्ड भी मिला, तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर म्यूचुअल एक्सचेंज, अब म्यूचुअल एक्सचेंज को आप ऐसे समझ सकते हो कि अब ऐसे इस 10 वर्ष के बच्चे के लिए म्यूचुअल एक्सचेंज, जैसे तुमने मेरे लिए ये कार्य किया तो मैं तुम्हारे लिए ये कार्य करूंगा, ठीक। अब एक छोटा बच्चा ऐसे ही होते हैं ना कि अगर आपने उसके लिए कुछ कार्य किया तो उसने आपके लिए कार्य किया, बिना
उसके पास चूंकि इतना दिमाग नहीं है, तो वो बिना इस चीज को समझे, बिना इस चीज को जाने कि कौन सा कार्य ठीक है और कौन सा कार्य ठीक नहीं है, वो सिर्फ म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहा है, आपस में जो है बदल रहा है विचारों को, कार्यों को, चीजों को। और उसे ये लगता है कि क्योंकि इन्होंने मेरे लिए कार्य किया, इसलिए मैं इनके लिए कार्य करूंगा, बिना इस चीज को देखे कि वो कार्य क्या है, ठीक है या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो ऐसी किसी भी चीज पर अपना विचार नहीं रख पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है। तो उसके लिए नैतिकता क्या है कि भाई गिव एंड टेक वाला, ठीक है, गिव एंड टेक, आपने दिया तो मैं भी दे रहा हूँ, आपने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं भी आपके लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये लेस देन 10 की बात है, ठीक है, 10 वर्ष के अंदर जो है बच्चे में इस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो उसके लिए नैतिकता वही है कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया तो मैंने उनके लिए ऐसा किया। वो सही और गलत, नैतिकता अनैतिकता के दायरे से बाहर होता है, उसके लिए मॉरलिटी वही होती है। तो ये थी आपकी दो जो स्टेजेस थी, ये 3 लेवल है और ये 2 स्टेजेस हैं। ये प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर के ये 2 चरण हैं, जो जिसमें हम पहला आता है आपका आज्ञा और दंड, और फिर आता अहम केंद्रीकरण या रिवॉर्ड ओरिएंटेशन और म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है, आपसी जो जिसको हम कहते हैं हस्तांतरण कर लेना, चीजों का एक्सचेंज कर लेना। सेकेंड आता है आपका कन्वेंशनल लेवल। अब कन्वेंशनल लेवल मैंने आपको पहले भी बताया था कि कन्वेंशनल लेवल क्या है। कन्वेंशनल लेवल है एडोलेसेंस का टाइम, ठीक, किशोरावस्था। अब आप सोच करके देखिए कि किशोरावस्था की जो समय होता है वो कैसा होता है। एक बच्चे के मन पर किशोरावस्था के समय पे क्या क्या बीत रहा होता है, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं किशोरावस्था जब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो किशोरावस्था में अब ये कन्वेंशनल लेवल जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत। अब परंपरागत कहा मतलब समाज में जो चीजें परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अभी अपनी बात नहीं कर रहे हैं, एडोलेसेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो परंपरागत में जहाँ पर जो चीजें निरंतर चली आ रही हैं, तो परंपरागत स्तर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी तक 10 ईयर्स तक तो बच्चे की अपनी कोई सोच नहीं थी, अब धीरे से उसकी थोड़ी थोड़ी अपनी सोच डेवलप होने लगी है और वो एज किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे ये पूर्व किशोरावस्था का समय है, तो वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वो समाज की जितनी मान्यताएं हैं, उसकी जितनी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो इथिक्स हैं, इन सब चीज़ों पर वो धीरे धीरे फोकस करने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, जानने का प्रयास करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में बहुत सारी मतलब ऊहापोह की स्थिति रहती है और बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं। हम लोग जानते भी हैं किशोरावस्था की स्थितियाँ क्या होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उसे कभी कुछ सही लगता है और कभी कुछ गलत लगता है। तो उसके लिए एक फैंटेसी की दुनिया होती है, तो उसको क्या लगता है कि सही क्या है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने इसको इस तरह से कहा भी जाता है, एक ये आपका गुड बॉय नाइस गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। अब गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन क्या है, मतलब भाई मैं तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा बनना है। ये जो अच्छा बनने की जो विचार होता है वो किशोरावस्था से ही सबसे पूर्व किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, जहाँ पर उसके दिमाग में ये होता है सही और गलत नहीं, उसके दिमाग में होता है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मैं बहुत अच्छा बनूं और लोग मुझे बहुत अच्छा कहें। चाहे वो गर्ल हो तो एक नाइस गर्ल के रूप में निकल करके सामने आए, और बॉय है तो एक गुड बॉय बन करके सामने आए। तो इसीलिए इसको एक नाम दिया गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की बनने की जो शुरुआत होती है, उसके लिए नैतिकता वही है जिसके कारण मुझे लोग अच्छा कहें।
और समाज में लोग अच्छा किसे कहते हैं? जो समाज की मान्यताओं के अनुसार चलता है, जो आसानी से एक्सेप्टेबल होता है, जो जो विचारधारा चल रही है, जो कंसेप्ट चल रहे हैं उसी के साथ में सिमिलेट हो जाता है, मिल जाता है, समायोजन स्थापित कर लेता है। जो इससे इतर जाता है या उससे बाहर जाता है या कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो कि सामान्य लोग नहीं लेते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में यही है कि उनके लिए नैतिकता क्या है। इस लेवल पर, कन्वेंशनल लेवल पर, पूर्व किशोरावस्था की स्थिति में एक बच्चे के अंदर यही थॉट आता है गुड बॉय और नाइस गर्ल का, कि मैं अच्छा लड़का हूँ या मैं अच्छी लड़की हूँ। जब मुझे लोग ये कहेंगे, सही मायने में वही नैतिकता है। तो वो उसके डिसीजन इसी से प्रेरित होते हैं। उसके जो उसके पास अगर कोई मॉरल डायलेमा आता है जहाँ पर उसे निर्णय ना ले पाए वो, तो उसके लिए क्या है, अगर मैं ये डिसीजन लूंगा जिसके कारण कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे, तो वो वही डिसीजन लेगा। दूसरा, इसी को दूसरे शब्दों में जाना जाता है प्रेज। प्रेज माने प्रशंसा करना। तो यहाँ पर प्रेज का भी अर्थ वही है कि जब हम प्रशंसा किसकी करते हैं, हम प्रशंसा उसी की करते हैं जिससे कि जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, समाज के द्वारा मान्यता जिसकी हो, जो रूल्स के अकॉर्डिंग हो, जो हमारे एथिक्स पर खरा उतरता हो, तो वहां पर हम प्रेज करते हैं, मतलब उसको एडमायर करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर वो वही थ्योरी काम करती है। तो ये थर्ड नंबर की जो थ्योरी है वो जिसको हम लोग प्रेज भी कह सकते हैं और गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका पूर्व किशोरावस्था की एक स्थिति जहां पर इस प्रकार से वो किसी मॉरल डिलेमा का निर्णय लेगा, जहां पर उसे बस अच्छा लोग कहें, वो इस बात को ध्यान रखेगा। अब थोड़ा और बड़ा हो रहा है, चूंकि बच्चा किशोर जो है वो और बड़ा हो रहा है। अब फोर्थ स्टेज क्या आई, सोशल कन्फर्मिटी की या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब सोशल कन्फर्मिटी का क्या मतलब हुआ? कन्फर्मिटी का मतलब हुआ कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो समाज की मान्यताओं के प्रति उसकी जो सोच है, जो उसका निर्णय लेने का जो तरीका है, वो उस पर कहें तो उस पर एक निश्चित हो जाता है, वो कंफर्म हो जाता है कि भाई अगर मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो ये निश्चित रूप से समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा या होना चाहिए। उसके डिसीजन इससे प्रेरित होने लगते हैं। किससे प्रेरित होते हैं? समाज की मान्यताओं से प्रेरित होने लगते हैं। वो अपने डिसीजन लेने लगता है, समाज की मान्यताओं के अनुरूप चलने लगता है। तो ये जो चौथी अवस्था होती है, इसमें थोड़ा सा बालक व्यस्क मतलब बड़ा हो रहा होता है, किशोर की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ रहा होता है, उसका संज्ञान बढ़ रहा होता है, उसका थॉट्स उसके क्लियर हो रहे होते हैं, ठीक है। उसमें डिसीजन लेने की पावर बढ़ रही होती है और उसमें समाज को समझने की भी योग्यता का विकास हो रहा होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके आधार पर वो धीरे धीरे अपने डिसीजन लेता है और डिसीजन लेने के बाद वो क्या करता है, डिसीजन लेता है और कहीं ना कहीं उसके डिसीजन सोशल जो आइडियलिज्म है, जो समाज के जो आदर्श हैं, उससे वो प्रेरित होता है। तो यहाँ पर इसीलिए सोशल कंफर्मिटी की बात कही गई कि अब यहाँ पर उसके निर्णय जो होंगे वो समाज के आदर्शों के अनुरूप होंगे। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन मतलब उसके जो निर्णय होंगे वो समाज की मान्यताओं, समाज के नियमों के अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पर अगर उसके पास कोई मॉरल डिलेमा आता है, कोई नैतिक दुविधा आती है, तो इसका जो डिसीजन होगा वो इसके आधार पर लेगा। ये चौथी अवस्था है। इट मीन्स कि देखिए इसमें इस बात का बहुत महत्व है कि ये पहली है, ये दूसरी, इसको आप इधर उधर नहीं करेंगे, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो इस स्तर पर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है और वहां पर वो समाज की मान्यताओं को समझने लगा है, इसलिए ये इसी जो है ऑर्डर पे इसी तरीके से चलेगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत। और परंपरागत में एक किशोर समाज के आदर्शों को समझने लगा, वो मान्यताओं को समझने लगा, वो रूल्स को समझने लगा, प्रशंसा जिस कार्य को करने से मिले वो ऐसे कार्य करने लगा और उसके निर्णय भी उससे प्रेरित होने लगे। इसको हम लोग कहते हैं परंपरागत। और ये एक किशोर अगर हम एज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये एक पूर्व किशोरावस्था की अवस्था होती है। अब आता है आपका थर्ड और लास्ट लेवल। अब थर्ड और लास्ट लेवल पर इसका अर्थ हुआ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। अब उत्तर परंपरागत स्तर या हम और कहें तो सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल। सेल्फ एक्सेप्टेड मतलब जहां पर हम नैतिकता को अपने आधार पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पर हम इस बात का ध्यान कम रख रहे हैं या कि समाज के द्वारा वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ये एक अलग बात है कि इस लेवल पर कुछ लोग ही पहुंचते हैं। क्यों का कुछ लोग पहुंचते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेवल पर कुछ ही लोग पहुंचते हैं। तो ये आपकी आती है उत्तर परंपरागत स्तर, जहां पर और या फिर सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल, स्वयं के द्वारा निर्धारित किए गए कुछ नैतिक मान्यताएं या विश्वास या आदर्श। अब इसके अंदर भी दो, अब ये कौन सा एज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आपका पूर्व किशोरावस्था थी, ये आपकी उत्तर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जिसको हम कहें चरम पर पहुंच करके जो युवावस्था की तरफ एक बच्चा बढ़ रहा होता है, तो ये वो लेवल है। तो इस पे इन्होंने दो जो है इसके स्टेजेस बताए। तो पहला 5वां नंबर सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट सामाजिक मान्यताएं। अब सोशल एग्रीमेंट आप इसको ऐसे कहेंगे कि जिसको या हम कहें कि सामाजिक सहमति, ठीक है। तो सोशल एग्रीमेंट में क्या चीजें आती है, इन्होंने कहा ये जो 5वीं अवस्था है व्यक्ति की, इसमें बच्चे का जो दृष्टिकोण है, जो उसका एटीट्यूड है, वो बहुत वाइड हो जाता है, ठीक है, बहुत वाइड हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ से चीजों को समझता हुआ आ रहा है, यहाँ से जन्म से लेकर के वो यहाँ से चीजों को समझता हुआ आ रहा है, विभिन्न प्रकार की स्थितियों से गुजर रहा है, समाज को देख रहा है, उसके सामने अब तक बहुत सारे ऐसे डिसीजन के टाइम आ चुका है, उसके पास ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई जब उसे बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़े। वो किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। तो ये जो समय है, ये सोशल एग्रीमेंट, अब ये सामाजिक सहमति। अब यहाँ पर चूंकि उसका जो समझने का दृष्टिकोण है बहुत व्यापक हो गया है, तो क्या करता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आत्म कल्याण की तो बात करता है कि भाई इस डिसीजन से मुझे क्या फायदा होगा, या ये डिसीजन मुझे कितना डायरेक्टली मुझे कितना लाभ पहुंचाता है, या मेरे लिए कितना बेनिफिट है इसका। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो समाज के सहमति और समाज के कल्याण की भी बात सोचता है। गॉट इट माई पॉइंट, कि मतलब अपने लिए भी वो डिसीजन अच्छा होना चाहिए और कहीं ना कहीं समाज के लिए भी वो डिसीजन अच्छा होना चाहिए। मतलब स्वयं के लिए भी हमारा कोई निर्णय अगर हम सिर्फ अपने हित को ध्यान में रख के करें, तो कई बार ऐसा होता है कि वो निर्णय मेरे लिए तो अच्छा बट समाज के लिए अच्छा नहीं होता। हम अगर अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिसीजन लें तो इन्होंने कहा कि इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते जो एक किशोर होता है वो सामाजिक सहमति की बात सोचने लगता है, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस है डेवलप हो चुका होता है, मैच्योर हो रहा होता है। तो वो सोचता है कि भाई मेरा तो लाभ है इस डिसीजन को लेने में, कोई भी दुविधा उसके सामने यदि आती है तो वो सोचता है कि मेरा तो लाभ है, लेकिन समाज का भी इससे अहित नहीं हो, ऐसा मुझे डिसीजन लेना चाहिए। तो ये बात आती है सोशल एग्रीमेंट पे। और लास्ट और 6th जो स्टेज होती है वो है उनकी रीजनिंग या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस लेवल तक कोहलबर्ग का कहना था कि इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। क्यों कम लोग पहुंचते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो डिसीजन कैसे लेता है, तर्क के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर। सोशल एग्रीमेंट की तो बात कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, 6th लेवल पर उसकी रीजनिंग भी चलने लगी, तर्क भी चलने लगा कि ठीक है समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, समाज के द्वारा अग्री होना चाहिए हमारा कोई निर्णय, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा, उसके अपने प्रिंसिपल भी मायने रखेंगे, उसके अपने इथिक्स भी मायने रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब वो मैच्योर हो चुका है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। यही के लोग ऐसे होते हैं, इस लेवल पर पहुंचने वाले लोग ऐसे होते हैं जो समाज में कई बार ऐसे डिसीजन भी लेते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकार्य एक बार में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है, उनकी
आधार पर ये डिसीजन बेस्ट है और मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, तो वो ये इस प्रकार का निर्णय भी अपने जीवन में लेते हैं, जो कि उन्हें समाज के मुख्य धारा से कुछ अलग करता है, बट वो इस चीज की परवाह नहीं करते, वो ऐसे डिसीजन लेते हैं। या जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कहें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत होते हैं। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत तो होते हैं जहां पर सभी के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन यही लेवल ऐसा है जहां पर रीजनिंग भी होती है, तो वो इस बात को ध्यान तो रखते हैं, लेकिन यदि उनके तर्क के आधार पर उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़े से अलग डिसीजन ले, या उनको लगता है कि हम यदि अधिक समाज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान होगा, तो वो ऐसे डिसीजन लेने में भी पीछे नहीं हटते जिसके माध्यम से उनको फायदा होता हो या उनके स्वार्थ की पूर्ति होती हो। तो दीज आर द 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस। तो आप हमेशा इस बात का याद रखिएगा कि आपसे स्टेजेस पूछी जा रही हैं तो आप ये 6 बताएंगे, और आपसे लेवल पूछे जा रहे हैं तो आप ये 3 लेवल बताएंगे। तो ये स्तर और ये चरण, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है आपसे स्तर पूछे गए आपने चरण बता दिए, आपसे चरण पूछे गए आपने स्तर बता दिए। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बीएड में भी अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे आते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जब भी हम किसी थ्योरी को या किसी प्रिंसिपल को कॉन्सेप्चुअल वे में समझते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्लियर करते हैं चीज़ों को, बातों को, तथ्यों को, तो क्या होता है कि उससे कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है और आप उसको कर लेंगे, बहुत ईजिली उसको आंसर कर देंगे, आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम चीज़ों को रटते हैं, ठीक है, हम याद करते हैं, उसको समझते नहीं है बट हम उसको याद करते हैं, तो थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन इधर उधर हुआ या घुमा के पूछ लिया गया तो आप उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप चीज़ों को समझिए, तो अपने इस आधार पे समझिए कि वो किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए। अब ये जो हमने थ्योरी पढ़ी, मॉरल डेवलपमेंट की कोहलबर्ग की थ्योरी जो हमने पढ़ी, इसके आधार पर अगर हमें कुछ डिसीजन लेना हो या हम ये कहें कि कुछ कंक्लूजन निकालना हो, तो इस पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो नंबर 1, पहली चीज तो हमारा जो भी व्यवहार होता है, जो भी हमारा वांछनीय व्यवहार होता है, जो एक एक्सेप्टेबल जो हमारा जिसको कहें नेचर होता है, वो क्या होता है, एक उसका एक विकास का एक क्रम होता है, मतलब उसके विकास का एक क्रम होता है। देयर इज अ जिसको हम लोग कहें कि ऑर्डर, ठीक है, तो उसका एक क्रम होता है और वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, मतलब नंबर 1 से लेकर के नंबर 6 तक। मतलब हमारा जो भी व्यवहार होता है वो एक निश्चित क्रम में चलता है। हम ऐसा नहीं होता कि एक छोटा बच्चा ये डिसीजन ले लेगा, ठीक है, तो एक छोटा बच्चा यहाँ के डिसीजन नहीं लेगा। 10 वर्ष का बच्चा यदि है या 10-11 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो वो डिसीजन यहाँ के लेवल के डिसीजन वो नहीं ले सकता, वो यहीं के लेवल के डिसीजन लेगा। और जो यहाँ के डिसीजन है वो यहाँ पर नहीं लिया जा सकते। और यदि कोई ऐसा डिसीजन लेता है तो आपने देखा होगा कि हम और आप कई बार ऐसा कहते हैं कि तुम तो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन तुमने क्या बच्चों की जैसे निर्णय ले लिया, सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया। तो ये क्यों कहा हमने, क्योंकि हम इस मैच्योर व्यक्ति से, मैच्योर पर्सन से इस चाइल्डिश डिसीजन की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमें उम्मीद थी कि वो एक परिपक्व व्यक्ति है तो वो परिपक्व निर्णय ही लेगा। तो ऐसा इसीलिए ये कहा जाता है। तो हमारा जो डिसीजन, हमारा जो भी व्यवहार होता है, हमारा जो भी वांछनीय व्यवहार होता है, वो उसका विकास का एक निश्चित क्रम होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि हमारे किसी भी प्रकार के विकास में, या हमारे व्यवहार के विकास में, या हमारे निर्णय लेने का मतलब डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें निश्चित रूप से हमारे तर्क और हमारे चिंतन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तर्क माने हमारी रीजनिंग की, हम कितना तर्क लगाते हैं, कितना लॉजिकल ब्रेन यूज करते हैं। ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि ये कहा तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे हमारे तर्क हमारे और आपके चलते रहते हैं। तो ये जो तर्क है, ये लॉजिकल जो ब्रेन हमारा यूज होता है,
ये किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में बहुत भूमिका अदा करता है, और हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारे चिंतन करने की जो शक्ति होती है, उससे भी हमारा निर्णय प्रभावित होता है। तो तर्क और चिंतन की जो योग्यता होती है, इससे हमारा निर्णय प्रभावित होता है। तीसरी बात, जहां पर हम कहते हैं उच्चतम स्तर पर जो अवस्थाएं हैं, इस स्तर पर कम ही लोग पहुंच पाते हैं। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम बाइज्ड हो जाते हैं, कई बार हम बाइज्ड हो जाते हैं समाज के आधार पर, समाज की प्रतिष्ठा या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर हमारे निर्णय जो है बाइज्ड हो जाते हैं, और हम ऐसे कोई निर्णय नहीं ले पाते, हम ऐसे कोई निर्णय नहीं लेते जिसके कारण लोग हमें समाज से अलग विचारधारा का समझें या हमें आसानी से एक्सेप्ट ना करें। तो ज्यादातर सारे निर्णय जो है इसके ऊपर तक, 5th नंबर तक ही होते हैं, हम यहाँ तक नहीं पहुँचते सामान्यतः। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा नहीं पहुँचते, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर भी पहुँचते हैं। जो क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं या समाज की जो मान्यताओं में जो बदलाव आते हैं, वो यहीं पर के लोगों के द्वारा होते हैं। चाहे हम जाति प्रथा की बात करें, दहेज डाउरी सिस्टम की बात करें, कास्टिज्म की बात करें या स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने, बहुत सारे रिचुअल्स हमारे ऐसे हैं जो कभी किसी समय पे किसी आधार पर चले, लेकिन आज के टाइम पर हमको लगता है कि वो ठीक नहीं है। और एक बड़ा वर्ग वो होता है जो बिना इस चीज़ को समझे जाने ठीक है नहीं ठीक है, वहाँ पर वो रीजनिंग नहीं लगाते, वहाँ पर वो अपना तर्क नहीं लगाते, और आस्था के आधार पर कि मुझे ये चीज़ माननी है, वो ट्रेडिशन में है, हमारी परंपरा में है, हम उस चीज़ को मानने लगते हैं। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपनी रीजनिंग का यूज़ करते हैं, और उन्हें लगता है यहाँ कि हमें इस चीज़ को आगे करना, मानना चाहिए या फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो यहीं के लोग होते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम लोग जो है वो पहुँच पाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कंक्लूजन के आधार पर कि नैतिक विकास की प्रत्येक जो अवस्थाएं होती हैं, उसमें हमारा जो बिहेवियर होता है वो परिमार्जित, मतलब जिसको कहें कि फिल्टर्ड होता चला जाता है और बहुत परिष्कृत होता चला जाता है, शार्प होता चला जाता है। मतलब ये एक के बाद एक जो भी स्टेजेस हैं, ठीक है, एक के बाद एक जो भी लेवल्स हैं, इस पे हमारा प्रत्येक व्यवहार और परिष्कृत होता चला जाता है और फिल्टर्ड होता चला जाता है और बढ़िया होता चला जाता है, बेहतर होता चला जाता है, हम बेस्ट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, तो ये इस जो थियोरी है इसके कुछ कंक्लूजन था जो मैंने अभी आपको बताया। और इसको समझने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। कोहलबर्ग की आप इसी टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एजेस का ध्यान रखिए कि ये <10 है, ये पूर्व किशोरावस्था है, ये उत्तर किशोरावस्था है, और इस आधार पर हम कैसे निर्णय लेते हैं। आपके आसपास, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे बच्चे, इस लेवल के लोग मिल जाएंगे जो जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि इनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो ये था आज आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इट्स ऑल अबाउट कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। और मेरे ख्याल से ये बहुत आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है जो कि आपको लगता है कि आपको पूछनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं निश्चित रूप से आपको उसका रिप्लाई भी करूंगी और आप कोशिश करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।